नमस्कार दोस्तों। आज की लेक्चर की स्टार्टिंग एक ऐसे क्वेश्चन से करते हैं जो किसी भी लिस्टेड एंटिटी के कंप्लायंस ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक इन्वेस्टर कंप्लेंट कंपनी को रिसीव होती है तो कंपनी के पास उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम है? क्या कंपनी सिर्फ कंप्लेंट का रिप्लाई भेज सकती है या कंप्लेंट को सेबी के प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी हैंडल करना मैंडेटरी है? और अगर लिस्टेड एंटिटी एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी है या इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में है, तो क्या नॉर्मल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस सेम वे में अप्लाई होंगे? यहां से आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आज हम सिर्फ रेगुलेशन 13 नहीं पढ़ेंगे। हम रेगुलेशन 13 के ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म से लेकर रेगुलेशन 14 के स्टॉक एक्सचेंज फीस और फिर रेगुलेशन 15 के एप्लीकेबिलिटी फ्रेमवर्क को डिटेल में समझेंगे। और रेगुलेशन 15 में हम देखेंगे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वाली लिस्टेड एंटिटी और नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज वाली लिस्टेड एंटिटी के बीच क्या डिफरेंस है। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी क्या होती है? एसएमई लिस्टेड एंटिटी के लिए क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए क्या एक्सेप्शन है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के ड्यूरिंग रेगुलेशन 17 से 21 तक क्या होता है? और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद कंप्लायंस कब वापस एप्लीकेबल होता है? एंड में मैं आपसे एक प्रैक्टिकल कंप्लायंस क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर देना है। सबसे पहले रेगुलेशन 13 समझते हैं। रेगुलेशन 13 का हेडिंग है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सब रेगुलेशन 1 के अकॉर्डिंग लिस्टेड एंटिटी को इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस प्रॉम्प्टली रिड्रेस करनी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आउटर टाइम लिमिट भी दी गई है। ग्रीवांस के रिसीट की डेट से 21 कैलेंडर डेज से लेटर नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी को इन्वेस्टर ग्रीवांस रिसीव होने के बाद मैक्सिमम 21 कैलेंडर डेज के अंदर उसको रीड्रेस करना है। यहां एक वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट है। रेगुलेशन में 21 कैलेंडर डेज का रेफरेंस है, इसलिए कंप्लायंस ऑफिसर को इसको सिंपली 21 वर्किंग डेज नहीं समझना चाहिए। कैलेंडर डेज का मीनिंग है कैलेंडर के बेसिस पर पीरियड कैलकुलेट करना। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर इन्वेस्टर ग्रीवांस कंपनी को फर्स्ट डे रिसीव होती है तो कंपनी को 21 कैलेंडर डेज के आउटर लिमिट के अंदर ग्रीवांस रीड्रेस करनी होगी। कंपनी जितनी जल्दी ग्रीवांस रिजॉल्व करे उतना बेटर, क्योंकि रेगुलेशन का वर्डिंग प्रॉम्प्टली रीड्रेस का है और मैक्सिमम 21 कैलेंडर डेज की आउटर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। अब सब रेगुलेशन 2 पर आते हैं। लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना है कि वो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो या बोर्ड के द्वारा टाइम टू टाइम स्पेसिफाइड किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या सिस्टम पर रजिस्टर्ड हो। और कंपनी को इन्वेस्टर कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल करने के लिए मैंडेटेड है। यानी इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिर्फ इंटरनल ईमेल सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है। लिस्टेड एंटिटी को प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म के साथ कनेक्टेड रहना है। अब यहाँ प्रैक्टिकल कंप्लायंस ऑफिसर पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंपनी के स्कोर्स रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, लॉग इन एक्सेस, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर इंटरनल एस्केलेशन मैकेनिज्म, कंप्लेंट ट्रैकिंग, रिस्पॉन्स प्रोसेस और क्लोजर डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट रिसीव होने के बाद सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन सफिशिएंट कंप्लायंस एविडेंस नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल इंपॉर्टेंट है। अब प्रोवाइडेड टेक्स्ट में एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में स्कोर्स रजिस्ट्रेशन ट्रस्टी लेवल पर किया जा सकता है फॉर ऑल स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटीज फॉर विच दे आर ट्रस्टी। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर में रजिस्ट्रेशन अरेंजमेंट ट्रस्टी लेवल पर प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। यहां कंप्लायंस ऑफिसर को एप्लीकेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 3 पर आते हैं। लिस्टेड एंटिटी को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्वार्टरली बेसिस पर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल से रिलेटेड स्टेटमेंट फाइल करना है, और ये स्टेटमेंट उस फॉर्म और मैनर में फाइल होगा जो बोर्ड स्पेसिफाई करे।
यानी इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्टिंग सिर्फ इंटरनल कंप्लायंस नहीं है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक क्वार्टर के ड्यूरिंग कंपनी को मल्टीपल इन्वेस्टर कंप्लेंट्स रिसीव हुई। कंप्लायंस टीम को कंप्लेंट रिसीव डेट, नेचर ऑफ कंप्लेंट, एक्शन टेकन, रेजोल्यूशन डेट, पेंडिंग स्टेटस और रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग डिटेल्स मेंटेन करनी होंगी। फिर प्रिस्क्राइब्ड क्वार्टरली स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल करना होगा। अब सब रेगुलेशन 4 देखिए। सब रेगुलेशन 3 में स्पेसिफाइड स्टेटमेंट को क्वार्टरली बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने भी प्लेस करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्टिंग सिर्फ कंप्लायंस डिपार्टमेंट का इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बोर्ड लेवल विजिबिलिटी भी रिक्वायर्ड है। इसलिए कंप्लायंस ऑफिसर को क्वार्टरली बोर्ड एजेंडा या बोर्ड पेपर्स में रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इंक्लूड करने का प्रोसेस एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब सब रेगुलेशन 5 पर आते हैं। बोर्ड एक बॉडी कॉर्पोरेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है। इस बॉडी कॉर्पोरेट का रोल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस को हैंडल और मॉनिटर करना हो सकता है, और ये प्रिस्क्राइब टाइम और मैनर में किया जा सकता है। यानी बोर्ड के पास ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस के हैंडलिंग और मॉनिटरिंग के लिए बॉडी कॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज करने का इनेबलिंग प्रोविजन है। अब रेगुलेशन 13 को एक लाइन में याद रखिए। इन्वेस्टर ग्रीवेंस 21 कैलेंडर डेज, स्कोर्स और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्वार्टरली स्टॉक के एक्सचेंज स्टेटमेंट, क्वार्टरली बोर्ड प्लेसमेंट और बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बॉडी कॉर्पोरेट का पॉसिबिलिटी। अब आते हैं रेगुलेशन 14 पर। रेगुलेशन 14 का हेडिंग है फीस एंड अदर चार्जेस टू बी पेड टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इस रेगुलेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट सिंपल है। लिस्टेड एंटिटी को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेबल फीस और चार्जेस पे करने हैं, और पेमेंट उस मैनर में होगा जो बोर्ड या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाई करे। यानी लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड एप्लीकेबल फीस को टाइमली कंप्लाई करना होगा। अब प्रैक्टिकल कंप्लायंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लिस्टेड एंटिटी को एप्लीकेबल एक्सचेंज फी स्ट्रक्चर, पेमेंट ड्यू डेट्स, इनवॉइस, पेमेंट कंफर्मेशन, रिकंसिलिएशन और आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इन सब पर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। अब हम आज के लेक्चर के मैं पोर्शन रेगुलेशन 15 पर आते हैं। चैप्टर 4 का हेडिंग है ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी which has listed its specified securities and non-convertible debt securities। रेगुलेशन 15 का हेडिंग है एप्लीकेबिलिटी, और यहीं से सेबी LODR का एप्लीकेबिलिटी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 1 के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 की प्रोविजंस एक लिस्टेड एंटिटी पर अप्लाई होती हैं जिसके स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। ये लिस्टिंग में बोर्ड पर हो सकती है, SME एक्सचेंज पर हो सकती है, या टेक्स्ट में स्पेसिफाइड इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म का रेफरेंस ए भी दिया गया है। यानी पहले एंटिटी की लिस्टिंग कैटेगरी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 1A को समझते हैं। ये प्रोविजन पर्टिकुलरली लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेशन 16 to 27 अप्लाई करते हैं उन लिस्टेड एंटिटीज पर जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट की हैं और जिनके पास आउटस्टैंडिंग लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज 500 करोड़ रुपीस या उससे अबव है। यहां एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है 500 करोड़ रुपए। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक लिस्टेड एंटिटी के आउटस्टैंडिंग लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज 400 करोड़ रुपीस हैं, तो प्रोवाइडेड थ्रेशोल्ड के बेसिस पर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज 500 करोड़ रुपीस या उससे अबव हो जाती हैं, तो रेलेवेंट एप्लीकेबिलिटी प्रोविजंस ट्रिगर हो सकती हैं। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अगर आउटस्टैंडिंग लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज का वैल्यू स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर इक्वल या एक्सीड कर देता है,
तो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी के रेलेवेंट प्रोविजंस अप्लाई होंगे और कंप्लायंस का कैलकुलेशन उस ट्रिगर की डेट से रेलेवेंट मैनर में किया जाएगा। प्रोवाइडेड टेक्स्ट में यह भी इंडिकेट किया गया है कि कंप्लायंस डिस्क्लोजर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट किए जा सकते हैं और ट्रिगर के बाद थर्ड क्वार्टर से रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो सकता है। अभी हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ कंपनी के इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिटरमिन नहीं होता। यहां फोकस आउटस्टैंडिंग लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के वैल्यू पर है। यानी डेट लिस्टेड एंटिटी के केस में डेट थ्रेशोल्ड मॉनिटर करना कंप्लायंस ऑफिसर के लिए एसेंशियल है। अभी प्रोवाइडेड टेक्स्ट में हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी के लिए कंप्लाई और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट भी मेंशन है। इसका मतलब एंटिटी को प्रिस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस कंप्लाई करने चाहिए। अगर एंटिटी फुल कंप्लायंस अचीव नहीं कर पाती है तो प्रिस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस या पार्शियल कंप्लायंस और कंप्लायंस अचीव करने के स्टेप्स एक्सप्लेन करने होंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट डेट रेफरेंस भी प्रोवाइडेड टेक्स्ट में है मार्च 31, 2025 और एक्सप्लेन और कंप्लाई फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में फुल कंप्लायंस अचीव करने के लिए स्टेप्स और रीजंस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन 1 को समझिए। रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 1A के फर्स्ट प्रोवाइजो में रेफर्ड एंटिटीज को हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज कहा गया है। यानी ये टर्मिनोलॉजी रेगुलेशन 15 के पर्पस के लिए स्पेसिफिकली यूज की गई है। ब्रेक अंडरस्कोर 0 अब एक्सप्लेनेशन 5 भी इंपॉर्टेंट है। अगर हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी लिस्ट की हुई हैं तो उस एंटिटी को रेगुलेशंस 15 to 27 के प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं। यानी अगर एंटिटी के पास स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी लिस्टेड हैं और हाई वैल्यू डेट स्टेटस भी है तो एप्लीकेबिलिटी को सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के लेंस से नहीं देखना चाहिए। एंटिटी का ओवरऑल लिस्टिंग स्ट्रक्चर एनालाइज करना होगा। ब्रेक अंडरस्कोर 1 अब सब रेगुलेशन 1AA पर आते हैं। प्रोवाइडेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग once regulations 15 to 27 become applicable to a high value debt listed entity, two provisions continue to apply even if outstanding listed debt securities का वैल्यू बाद में थ्रेशोल्ड से नीचे रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थ्रेशोल्ड से नीचे रिडक्शन ऑन 1 ईयर के लिए नहीं, 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के पीरियड के लिए होना चाहिए। यानी एप्लीकेबिलिटी इंस्टेंटली डिसअपियर नहीं होती। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कंपनी का आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट 500 करोड़ रुपीस से अबव चला गया। इस वजह से रेगुलेशन 15 to 27 एप्लीकेबल हो गए। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डेट रिड्यूस होकर 480 करोड़ हो गया तो कंपनी इमीडिएटली ये नहीं कह सकती कि अब रेगुलेशन 15 to 27 एप्लीकेबल नहीं है। प्रोवाइडेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड के नीचे रहने का 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स कंडीशन रेलेवेंट है। यानी कंप्लायंस ऑफिसर को थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग और थ्रेशोल्ड रिडक्शन दोनों को ट्रैक करना होगा। अब एक एक्सेप्शन दिया गया है। प्रोवाइडेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये सब रेगुलेशन उन एंटिटीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड के टर्म्स में HVDLE के रूप में क्लासिफाई होती हैं। इस प्रोविजन को एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी मैट्रिक्स के साथ रीड करना इंपॉर्टेंट है। अब सब रेगुलेशन 1B पर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स रेगुलेशंस 2014 के केस में गवर्नेंस नॉर्म्स स्पेसिफाइड अंडर दोज रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। यानी रेगुलेशन 15 का जनरल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क डायरेक्टली सेम मैनर में अप्लाई नहीं होगा। इंस्टेड रेलेवेंट सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस के गवर्नेंस नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। अब सब रेगुलेशन 1C रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए सिमिलर अप्रोच देता है। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस
2014 के अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो गवर्नेंस नॉर्म्स उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे। का सिंपल कंप्लायंस लेसन है, एंटिटी टाइप आइडेंटिफाई करो। लिस्टेड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। उसके बाद एप्लीकेबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क डिटरमाइन करो। अब रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2 पर आते हैं। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी को डील करता है। प्रोवाइडेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेशंस 1717A, 181920, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27 और रेगुलेशन 46 के सब रेगुलेशन 2 के क्लॉजेस O एंड I, साथ ही शेड्यूल 5 के रेलेवेंट प्रोविजंस स्पेसिफाइड लिस्टेड एंटिटीज पर एप्लीकेबल होते हैं, सब्जेक्ट टू द थ्रेशोल्ड्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन। अब यहां एक कंप्लायंस ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट टास्क है। सिर्फ रेगुलेशन 15 रीड करना इनफ नहीं है। आपको रेगुलेशन 17 से रेगुलेशन 27 तक इंडिविजुअल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स भी मैप करनी होंगी। बोर्ड कॉम्पोजिशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, रिलेटेड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, विजिल मैकेनिज्म रिलेटेड प्रोविजंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स और अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस, सबको एप्लीकेबिलिटी मैट्रिक्स में मैप करना होगा। अब सब रेगुलेशन 2 में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और नेटवर्थ बेस्ड एप्लीकेबिलिटी भी प्रोवाइडेड है। क्लॉज ए के अकॉर्डिंग एक लिस्टेड एंटिटी जिसका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं है और नेटवर्थ 25 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं है एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस का डिलेड एप्लीकेबिलिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड है। यहां एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस, नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ रुपीस, और ये पोजीशन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पर चेक की जाती है। अब एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 8 करोड़ रुपए है और नेटवर्थ 23 करोड़ रुपीस है, तो कंपनी थ्रेशोल्ड कंडीशन के अंदर आ सकती है, लेकिन कंप्लायंस ऑफिसर को सिर्फ करंट ईयर का नंबर नहीं देखना है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे की पोजीशन रेलेवेंट है। अभी प्रोवाइडेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर एंटिटी लेटर स्टेज में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करती है, तो रेलेवेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस 6 मंथ्स फ्रॉम सच डेट के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल हो सकते हैं। यानी एप्लीकेबिलिटी डेट को केयरफुली ट्रैक करना जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है। अगर कंपनी सब्सिक्वेंटली स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड्स क्रॉस कर लेती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस कंटिन्यू टू रिमेन एप्लीकेबल अंटिल इक्विटी शेयर कैपिटल और नेटवर्थ स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड के बिलो 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स तक रिड्यूस और रिमेन नहीं करते। यानी थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद इमीडिएट एग्जिट अवेलेबल नहीं है। 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स का कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब क्लॉज बी पर आते हैं। एसएमई एक्सचेंज पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट करने वाली लिस्टेड एंटिटी के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। प्रोवाइडेड टेक्स्ट में रेगुलेशन 23 के एप्लीकेबिलिटी का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है और अप्रैल 1, 2025 से एसएमई एक्सचेंज लिस्टेड एंटिटीज के कॉन्टेक्स्ट में रेगुलेशन 23 एप्लीकेबल होने का स्पेसिफिक प्रोविजन हाईलाइटेड है। यहां थ्रेशोल्ड भी दिया गया है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा या नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पेयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेगुलेशन 23 एप्लीकेबिलिटी ट्रिगर हो सकती है, और अगर रेगुलेशन 23 लेटर डेट पर एप्लीकेबल होता है तो एंटिटी को 6 मंथ्स के अंदर कंप्लायंस इंश्योर करना होगा। अगेन, थ्रेशोल्ड रिड्यूस होने के बाद इमीडिएट ईएक्सए नहीं।
प्रोवाइडेड टेक्स्ट के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड बिलो रिडक्शन और 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स का कंटिन्यूएशन प्रिंसिपल रेलेवेंट है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। एसएमई लिस्टेड एंटिटी के लिए रेगुलेशन 23 की एप्लीकेबिलिटी का स्पेशल इफेक्टिव डेट क्या दिया गया है? करेक्ट आंसर है April 1, 2025। इसको याद रखिए। अब रेगुलेशन 15 सब रेगुलेशन 2A पर आते हैं। ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अगर एक लिस्टेड एंटिटी या हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी इंसॉल्वेंसी कोड के अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में है, तो रेगुलेशन 17 की प्रोविजंस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाता है। रेगुलेशन 17 के अंडर बोर्ड के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीआईआरपी के ड्यूरिंग इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फुलफिल करेगा। यानी नॉर्मल बोर्ड गवर्नेंस के प्लेस पर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क अप्लाई होता है। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल के बाद रेगुलेशन 17 कंप्लायंस रिस्टोर करने के लिए 3 मंथ्स का टाइमलाइन है। प्रैक्टिकल पॉइंट, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल डेट नोट करो और 3 मंथ कंप्लायंस डेडलाइन ट्रैक करो। सब रेगुलेशन 2B के अकॉर्डिंग सीआईआरपी के पीरियड में रेगुलेशंस 18, 19, 20 और 21 एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी ऑडिट कमिटी और नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी के प्रोविजंस सीआईआरपी पीरियड में अप्लाई नहीं होंगे। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के प्रोविजंस में भी स्पेशल ट्रीटमेंट है। इन कमिटीज के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीआईआरपी के ड्यूरिंग इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फुलफिल करेगा। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल के 3 मंथ्स के अंदर रेगुलेशंस 18, 19, 20 और 21 के कंप्लायंस इंश्योर करना होगा। सब रेगुलेशन 3 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबल प्रोविजंस कंटिन्यू रहेंगी। इसलिए सेबी LODR एप्लीकेबिलिटी चेक करते वक्त कंपनीज एक्ट 2013 के एप्लीकेबल प्रोविजंस को भी कंसिडर करना जरूरी है। प्रैक्टिकल कंप्लायंस फ्रेमवर्क। स्टेप 1, एंटिटी का लिस्टिंग टाइप आइडेंटिफाई करो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, SME लिस्टिंग, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, InvIT, REIT। स्टेप 2, आउटस्टैंडिंग लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज का वैल्यू चेक करो। 500 करोड़ रुपीस थ्रेशोल्ड रेलेवेंट है। स्टेप 3, अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी एप्लीकेबिलिटी डिटरमाइन करो। स्टेप 4, थ्रेशोल्ड सब्सक्वेंटली रिड्यूस होने पर 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स का कंडीशन ट्रैक करो। स्टेप 5, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस की एप्लीकेबिलिटी मैप करो। रेगुलेशन 1717A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 26A, 27। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल के 3 मंथ्स के अंदर कंप्लायंस इंश्योर करना होगा। आज का बिगेस्ट टेक अवे, सेबी LODR एप्लीकेबिलिटी को ब्लाइंडली रेगुलेशन 17 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहले एंटिटी को क्लासिफाई करो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, दैट सिक्योरिटीज हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी एज ME InvIT, REIT, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। फिर एप्लीकेबल रेगुलेशंस, थ्रेशहोल्ड, ट्रिगर डेट, ट्रांजिशन पीरियड, एग्जेम्पशन, प्रोवाइजो और कंटिन्यूइंग एप्लीकेबिलिटी चेक करो। यही प्रोफेशनल कंप्लायंस ऑफिसर का अप्रोच होना चाहिए। शॉर्ट रिकैप, रेगुलेशन 13 इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल से रिलेटेड है। इन्वेस्टर ग्रीवांस मैक्सिमम 21 कैलेंडर डेज के अंदर रिड्रेस करना है। स्कोर्स या बोर्ड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। इन्वेस्टर ग्रीवांस स्टेटमेंट क्वार्टरली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना है और क्वार्टरली बोर्ड के सामने प्लेस करना है। रेगुलेशन 14
एप्लीकेबल फीस एंड चार्जेस पेमेंट से रिलेटेड है। रेगुलेशन 15 चैप्टर 4 की एप्लीकेबिलिटी डिटरमिन करता है। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के लिए 500 करोड़ रुपीस थ्रेशोल्ड इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड क्रॉस होने पर एप्लीकेबिलिटी ट्रिगर हो सकती है और नीचे आने पर इमीडिएट एग्जिट नहीं होता। 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स का कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इनविट, रीट और एसएमई लिस्टेड एंटिटीज के लिए रिस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी फ्रेमवर्क अप्लाई होता है। सीआईआरपी के ड्यूरिंग रेगुलेशंस 17 टू 21 का स्पेशल ट्रीटमेंट है और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल के 3 मंथ्स के अंदर स्पेसिफाइड कंप्लायंस रिस्टोर करनी होती है। फाइनल चैलेंज: अगर लिस्टेड कंपनी के आउटस्टैंडिंग लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज 520 करोड़ से रिड्यूस होकर 480 करोड़ हो जाते हैं, क्या रेगुलेशन 15 टू 27 से इमीडिएटली बाहर हो जाएगी या 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स की कंडीशन कंटिन्यू होगी? कमेंट में आंसर के साथ रीजन भी लिखिए। और अगर आपको रेगुलेशन 13, रेगुलेशन 14 और रेगुलेशन 15 का एप्लीकेबिलिटी फ्रेमवर्क समझ आ गया है तो कमेंट में लेक्चर 4 कंप्लीट भी लिख सकते हैं। अगर आपको सेबी LODR, कंपनीज एक्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस लिस्टिंग, कंप्लायंस बोर्ड कंप्लायंस और कंपनी सेक्रेटरी के प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से लॉ को सिस्टमैटिकली समझना है तो कॉरपोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कॉरपोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस, नेविगेटिंग द लॉ विद क्लैरिटी। मिलते हैं मास्टर सीरीज सेबी LODR के नेक्स्ट लेक्चर में। Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright Corporate and Securities Law Compass. Navigating law with clarity. All rights reserved.